हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2026 की जो नई भर्ती आने वाली है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस का जो पैड बैच ज्ञान बिंदु के तरफ से लाया गया था उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 1 को कवर करेंगे। इसमें जो है आपको टोटल 100 प्रश्न कंप्लीट करवाए जाएंगे। ये टेस्ट 1 है। ऐसे ही हम लोग आगे टेस्ट को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जो है ये 4 से 6.5 में टेस्ट हुआ था। बिहार पुलिस क्लास टेस्ट इसका नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, आसवन की प्रक्रिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पुष्पों के पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि है। ये आपकी कौन सी विधि हो जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। वह पदार्थ जो वायु जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है क्या कहलाता है? जो वायु में जलकर जो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है वो क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुद्ध पदार्थ है? तो शुद्ध पदार्थ कौन सा हो जाएगा? कि आपका आश्रित जल जो है शुद्ध पदार्थ हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जो है समांग मिश्रण नहीं है? तो समांग मिश्रण इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा धुआं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, जल एक यौगिक है मिश्रण नहीं, क्योंकि? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर सवाल का सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े दो भिन्न तत्व हैं, इसी कारण जो है कि आपका जल एक यौगिक होता है, मिश्रण नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो कौन सा एक यौगिक हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, अगला सवाल है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन न तो बल्ब है और न ही यौगिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी ऑप्शन हो जाएगा वायु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक ही प्रकार के कणों यानी परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे जो कहते हैं आपका तत्व कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल है, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यौगिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, क्योंकि? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका 13 का हो जाएगा। पहला है, इसमें अंतराणविक बल प्रबलतम होता है, सही है। इनके कणों का गति बाधित होती है, ये भी सही है। और इनमें कण जो है अच्छी प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है छद्म ठोस है? पहला है KCl और दूसरा है रबड़। तीसरा दिया गया है बेरियम क्लोराइड हाइड्रेट और चौथा है कोल तार के आसवन के बाद बचा हुआ ठोस कोक। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कोल तार के आसवन के बाद बचा हुआ ठोस कोक और आपका कौन सा हो जाएगा? तो रबड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है ऊर्ध्वपातीज पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी ऑप्शन फिटकिरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, किसी द्रव को संपीड़ित करना आसान होता है जबकि गैस को कठिन होता है, ये आपका गलत है। बाकी गैसों में विसरण का गुण पाया जाता है, ये सही है। ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा नगण्य होती है, ये भी सही है। और ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है, गैसों की भांति ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठोस पदार्थ में अंतराणुक स्थान जो है अत्यंत कम होता है, इसी कारण।
अगला प्रश्न है किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गैस का द्रव में परिवर्तन जमना, ये आपका गलत है। बाकी ठोस का द्रव में परिवर्तन गलना सही है, द्रव का गैस में परिवर्तन क्वथन ये भी सही है, और द्रव का ठोस में परिवर्तन जमना ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ठोस के कणों के बीच अंतर अणुक बल सबसे अधिक होता है और गैसों के कण के मध्य अंतर अणुक स्थान जो है सबसे अधिक होता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा 20 का सी ऑप्शन, 1 तथा 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसमें जो है आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, जिसमें अपना कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका अपना कुछ आयतन होता है और जो अवरोध उत्पन्न करता है, यानी उनमें से सभी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 का डी ऑप्शन, बल जो है एक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट है स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है कौन सा पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा 23 का ए ऑप्शन, ठोस पदार्थ है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ए। सर्वाधिक प्रबल अंतर आणुक बल इंटरमोलिक्यूलर फोर्स किस पदार्थ के कणों के बीच होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये आपका 24 का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ठोस के मध्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उष्मा जो है एक पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज जो है फोंटाना के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, केंद्रिका की खोज। ठीक है, नेक्स्ट है प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि और आपका क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारगति क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा पैकिटीन की अवस्था में होता है। नेक्स्ट है 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा जल है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है परासरण की परिभाषा है, तो परासरण की परिभाषा जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, अर्ध पारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक यानी जल का प्रवाह जो है परासरण कहलाता है। नेक्स्ट है एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 8 बार विभाजन के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? इसका राइट आंसर होगा 32 का ए ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, श्रवण करना। नेक्स्ट है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो है ये आपका कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ये आपका राइबोसोम में होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ये आपका कौन प्रदान करता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है प्रदान करता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, ये आपका किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियम के बाहर डीएनए, न्यूक्लियस के बाहर जो है डीएनए कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति जो है ये आपका पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा खाद्य पदार्थों का संचयन करना। अगला सवाल है क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 41 का हो जाएगा, स्ट्रोमा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का हो जाएगा ए ऑप्शन, गोल्जी काय से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वंग के प्रोटीनों
का संश्लेषण करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों हो जाएगा। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया, तो किसने प्रस्तुत किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगर एवं निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी संरचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? इसका राइट आंसर होगा मीसोसोम की प्रक्रिया जो है पाई जाती है, की रचना पाई जाती है। अगला देखिए, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गोल्जी काय है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका जो है कौन निभाता है? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रक निभाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला है, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 48 का सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ये आपका कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा स्थित कोशिकांग और आपका इनमें से सभी, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? इसका राइट आंसर होगा 50 का ए ऑप्शन, कोशिका झिल्ली के द्वारा जो है संपन्न होती है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट देखिए, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शासन प्रमुख का नाम। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, भारत में सबसे ज्यादा मतदाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। समय समय पर मतदाता सूची का नवीकरण आवश्यक है ताकि, और देखिए इधर दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 54 का क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, 4 1 2 3, यानी ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, ठीक है, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 और डी का 3। मिला लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद कर सकती है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करने वाला है, सत्ता के बंटवारे के स्वरूप और सूची में दो में दिया गया है शासन के स्वरूप से मिलान करना है। तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, तो इसका हो जाएगा 56 का आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? तो 1 का हो जाएगा सी, गठबंधन सरकार। 1 का हो जाएगा बी ऑप्शन, अधिकारों का वितरण। बाकी यहाँ पर दिया गया है विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, संघीय सरकार इसे कहते हैं। और आपका विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, तो इसे कहते हैं सामुदायिक सरकार। और 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, बी डी ए सी। अगला प्रश्न देखिए, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जो है जवाब दें। पहला है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है और इससे सामाजिक समूहों में टकराव का आदर्श घटता है। इस बयानों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा 57 का आपका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है, यहाँ पर कूट होगा। नेक्स्ट देखिए, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है, तो इसका राइट आंसर होगा 58 का डी ऑप्शन, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बांटी जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए
कूट का प्रयोग करके जो है सही विकल्प का चयन करें। 59 का राइट आंसर की बात करें तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3, यानी ए का हो जाएगा 2 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो नारीवादी कहते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को सांप्रदायिक कहते हैं, और जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को आपका क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर दिया गया है जातिवादी कहते हैं। और व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर होगा 59 नंबर प्रश्न का 2 1 4 3, करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 60 नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक, डी ऑप्शन हो जाएगा, राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। इसका राइट आंसर होगा बहुसंख्यकों का शासन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई अवधारणा और उसके उचित उदाहरणों में मेल बैठाएं। तो इसमें जो है मिलान करना है। तो देखिए, सकारात्मक कार्यवाही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सकारात्मक कार्रवाई, यानी बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देते हैं। बाकी यहाँ पर दिया गया है अवसर की समानता, यानी इसका हो जाएगा प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए और समान अधिकार, यानी प्रत्येक वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी 2 3 1। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास। अगला सवाल है, लोकतंत्र के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिकार जवाबदेही वाला स्वरूप है, ये सही है। बाकी लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ये भी सही है। तीसरा गलत है, चौथा सही है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी 1 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है, संघीय व्यवस्था में सरकार मुख्य रूप से कितने स्तरों वाली होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 या 2 से अधिक। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को बदलने के लिए किसकी सहमति आवश्यक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का ए ऑप्शन हो जाएगा, जबलपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, माही नदी। अगला प्रश्न है 70 नंबर, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 6,30,000 गांव है। नेक्स्ट है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन असत्य है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का डी ऑप्शन हो जाएगा, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, यही गलत है। ठीक है, बाकी यहाँ पर भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है और इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है।
और सर्वप्रथम सूर्योदय की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से। नेक्स्ट है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील है। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 समुद्री मील। अगला प्रश्न है, भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल का विस्तार है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 200 समुद्री मील। नेक्स्ट है, भारत का अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 किलोमीटर। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 राज्यों की सीमा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, कौन ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कितना डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है, 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके किसके बीच है? इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच। अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है? तो आपका 10 डिग्री चैनल है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यानी पंजाब, गुजरात और राजस्थान। अगला प्रश्न है, कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 ऐसे राज्य हैं। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अभी हमने बताया था 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मेघालय से होकर नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का छत्तीसगढ़ राज्य में। भारत के कितने राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की। नेक्स्ट है, भारत के किन राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? भारत के यहाँ पर किन होना चाहिए, भारत के किन राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 ऐसे राज्य हैं। भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 7। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आकृति है, तो भारत की आकृति कैसी है? तो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, चतुष्कोणीय है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो आपका 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबिथु है। बाकी देखिए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, गुहार मोती है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। बाकी नेक्स्ट, ये आपका 100 प्रश्न हो गए। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, यानी टेस्ट नंबर 2 के साथ। बिहार पुलिस पैड क्लास का ये टेस्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रैक्टिस सेट 2 जो है, यानी टेस्ट नंबर 2 जल्द से जल्द आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा।